हाँ, कंटिन्यू करें। डेट क्या है? डेट तो ऑलरेडी डली हुई है, 2 जुलाई 2026। चलिए भैया, कौन सी एक्सरसाइज चल रही है अपनी? एपी। तनु दीदी, एपी की फुल फॉर्म क्या है? एक्सरसाइज नंबर चल रही है अपनी 5.2। बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर 9 हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर 10 हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर 11 साइड मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 जिसका हो गया वो क्रॉस चेक करे, जिसका नहीं हुआ लुक एट द बोर्ड। बोर्ड की तरफ देखें। किसकी तरफ देखें? कटारा एकदम फ्रंट में बैठा करो यार, दिखता है कि सब यहाँ से? देखो भैया, विस्ट्रम ऑफ एपी, विस्ट्रम ऑफ एपी। तो विस्ट्रम ऑफ एपी सबसे पहले तो गिवन ही लिख दो। गिवन में हमें दे रखा है एपी दे रखी है साहब, और वो दे रखी है 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। अब एंड सो ऑन का मतलब होता है ये इनफाइनाइट एपी है। क्या है? इनफाइनाइट। कॉपी किताबें बंद कर दो, जब मेरी कलम चले तो इनको बंद कर दिया करो। डिस्ट्रक्शन से दूर होना। कई बार बोलते ना कि सर फोकस कैसे बने, हर टीचर बोलता है फोकस होके पढ़ो, फोकस होके पढ़ो। ये नहीं पता था फोकस होना है कैसे। फोकस होने की सबसे रामबाण और इजी टेक्निक, डिस्ट्रक्शन से दूर हो जाओ। क्या दूर हो जाओ? अपने आप ही फोकस्ड हो जाओगे, है ना। बोलो खाना खाते टाइम मोबाइल नहीं देखना चाहिए, और मोबाइल लेके बैठा तो बार बार नजर आ रही है। एक काम करो, मोबाइल को पड़ोस वाले रूम में रख के आओ, फिर देखे कैसे नजर जाती है। हो गए ना अपने आप खाने पे फोकस। डिस्ट्रक्शन से दूर, ऑलरेडी आदमी फोकस्ड हो जाएगा। अच्छा, हमसे पूछा गया, ये तो एपी दे रखी है। अच्छा, एपी दे रखी है तो हमें क्या क्या चीजें पता चल जाती है एपी देख के? एक तो फर्स्ट टर्म पता चल जाती है, एक उसका कॉमन डिफरेंस भी पता चल जाता है। कंसिस्टेंट टर्म का डिफरेंस होता है, तो 15 - 3 करेंगे तो कितना जाएगा? कितना जाएगा? अच्छा, ये दो चीजें और पता चल गई साथ में। हमसे पूछा गया विच टर्म ऑफ एपी विल बी 132 मोर इट्स 54th टर्म। चलो भैया, 54th टर्म। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे साहब, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमको पहले तो ये मान लेते हैं कि let the nth term is 132 more its 54th term। ये लो साहब, हमसे पूछा गया कि इस दुनिया की तो क्या, इस एपी की कौन सी टर्म है जो इसके 54th टर्म से भी 132 ज्यादा है। तो हमने मान लिया लेट द nth टर्म, कि वो कौन सी टर्म है साहब? nth नंबर की कोई टर्म है। लेट द nth टर्म इज 132 मोर इट्स 54th टर्म। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब लिखो भैया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार इन दोनों का डिफरेंस, कल मैं क्वेश्चन में बता के गया था कि कम होना या ज्यादा होना हमेशा डिफरेंस को बताता है। मैं सिद्धि से बड़ा हूं या सिद्धि मेरे से छोटी है, बात एक ही है, दोनों की एज में डिफरेंस होगा। तो भैया nth टर्म में और भैया इसकी A54th टर्म में डिफरेंस आना चाहिए 132 का। कितने का डिफरेंस आना चाहिए? दोनों का डिफरेंस आना चाहिए। हम बोल देंगे nth टर्म इससे बड़ी है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि ये 54th वाली टर्म इससे छोटी है। एक ही बात है, दोनों का डिफरेंस आना चाहिए। चलो भैया, दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। nth टर्म को ओपन करने का क्या फॉर्मूला है? मैंने बोला जिसकी बात हो रही है उससे एक कम डी आएगा, तो इसका फॉर्मूला तो ये हो गया। अच्छा, माइनस के बाद में हमेशा ब्रैकेट लगाते हैं। सिद्धि यहां क्या लिखूं? A54 को कैसे ओपन करेंगे? A+53D, A+53 ब्रैकेट क्लोज 132। चलो भैया, इसको आगे और सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा ऊपर लेके जा रहा हूं भैया, नजरें थोड़ी ऊपर। ए की जगह ए, अच्छा ए की जगह ए क्यों? ए तो हमें पता है क्या है, तो ए की जगह हम रखेंगे 3। क्या रखेंगे? 3। एन हमें पता नहीं है, तो एन की जगह एन ही रहेगा। अच्छा, इसके बाद में क्या है? डी है। डी हमें पता है, डी कितना है? ब्रैकेट, माइनस के बाद में ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर ए हमें पता है कितना है भाई साहब? 3 है। कितना है? 53 की जगह 53 होगा। और डी की वैल्यू हमें पता है कितनी है? 12। और इधर कितना चल रहा है? बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? चलो रे भैया, ये हमारे पास में 3 है,
अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 12 को n से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 12n, कितना आएगा, और 12 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 12। इधर देखो क्या समस्या है, इधर 3 की जगह 3 रहने दो, 53 को 12 से मल्टीप्लाई करो। देखो भैया एक और वैदिक मैथमेटिक्स टेक्निक सिखाता हूं रे भैया। अब तक आप इधर से ऐसे मल्टीप्लाई करते थे, पहले 2 को मल्टीप्लाई किया, ये किया, फिर क्रॉस लगाया, फलाना ढिकाना। अब हम एडवांस मैथमेटिक्स सीखेंगे, वैदिक मैथमेटिक्स, आगे से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 5, कितना आएगा, फिर इस 1 को 3 से, देखो एक बार इधर एक बार इधर, तो 1 को पहले सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, पहले सीधा मल्टीप्लाई, तो 5 बन जाए कितना हो गया, फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा तो आ गया 10 और 3 बन जा आ गया 3, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 13, उस 13 को ऐसे लिखेंगे 1 ऊपर 3 नीचे ऐसे, और फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई हो गया, फिर से सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा कितना हो गया 6, आंसर आ गया 6 3 6। ऐसे अब से आगे से इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी मैंने तुमको झलकी दिखाई है, किसी बच्चे को लग रहा है यार ये तो गजब चीज है, तो वो मेरे से सीख भी सकता है कि सर इससे अलग जाके मेरे को 2-3 एग्जांपल तो सिखा दो, हम सिखा देंगे। इट इज अ इजी टेक्निक टू फाइंड आउट एनी मल्टीप्लिकेशन इन वेरी फास्ट। वैसे करते देखो, वैसे करके देखते, ऐसे करते आंसर तो वही आता लेकिन टाइम ज्यादा लगता, 2 3 जा 6 करता, फिर 2 5 जा 10 करता, फिर यहाँ क्रॉस लगाता, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करता आता 353, फिर यहाँ आता 6, यहाँ आता 3, फिर यहाँ आता 6। दोनों आंसर सेम है क्या? हमें प्रोसीजर से मतलब है या आंसर से मतलब है? हम तो आंसर से मतलब है। अरे हमको तो किसी शादी में जाते हो तो हलवाई को पूछते हो कौन हलवाई है, हमको तो लड्डू खाने से मतलब है, कौन बनाया क्या बना, हमको क्या मतलब, तो ला सामान ला इधर, हमको केवल आंसर से मतलब है। वो आंसर से मतलब है जो हमको पहले मिल जाए। क्या मिल जाए? इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा, ये टाइम बचाता है। एग्जाम में भैया टाइम बचाना ही बहुत बड़ी चीज है। आंसर आया 636, इधर चल रहा है 132, कितना चल रहा है? अच्छा भैया सॉल्व करो रे इसको, बताओ रे, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है? तो 12 में से 3 घटाओगे तो 9 बचेगा, 12 माइनस 3 कितना होता है 9। ये हमारे पास 12n है, ये दोनों ऑपरेट होके माइनस का 9 हो गया, कितना हो गया? आगे लिखो पीछे लिखो डजंट मैटर, हमने माइनस कर दिया ना कुल मिला के। 12 में से 3 को हटा दिया, हटाना ही क्यों है? क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है। अंदर देखो रे, ये माइनस है, एक बार तो माइनस रहने दो, इन दोनों को ऐड करो, पहले बताओ प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा। ये प्लस है ये माइनस, तो माइनस होगा। ये 136 और 3 कितना हो गया? क्योंकि दोनों प्लस में है ना, तो प्लस है तो प्लस होगा, तो ये हो गया हमारे पास में 639, यही होगा क्या? अरे 636 और 3 639 ही तो होते हैं। 636 में 3 ऐड कर दो, 6 और 3 9 हो गया अपने पास में। ठीक है भैया, अब देखो रे, ये 12n जो है ना वो तो किसी से ऑपरेट नहीं होगा, क्योंकि 12n इज अ वेरिएबल टर्म विच इज नॉट अ कांस्टेंट टर्म। तो भैया ये तो 12 लड्डू है और इधर कोई लड्डू है ही नहीं, इधर तो सारे कांस्टेंट है, तो ये 12n इनसे तो किसी से ऑपरेट होगा नहीं, ये दोनों ऑपरेट होकर उधर चले जाएंगे। तो बताओ माइनस और माइनस कितना होता है? प्लस होता है। तो भैया 639 में 9 और ऐड कर लो, तो 9 9 18 हो गया, ये 4 हो गया, 6 हो गया, 648 है। वो भी किसका आएगा? 648 किसका आएगा? माइनस का। किसका आएगा? ये माइनस वाली टर्म उधर जाके क्या हो जाएगी? तो ये हो गया 12n, ये हो गया 132 प्लस में 648 है। अब इसमें भैया 132 ऐड कर लो रे, ऐड कर लो। ये मैं इधर मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं, मैं इधर इसलिए करता हूं ताकि उन बच्चों के भी समझ में आ जाए जो लगता है यार मेरे से नहीं होता डायरेक्ट, तो सर ही ऐसे कर रहे हैं तो हमको आने में कई जोर आ रहा है। बच्चे बनने में कोई दिक्कत नहीं है, आंसर गलत नहीं होना चाहिए। आ गई क्या बात समझ में? साइड में आके कर लो, गलत होने से बढ़िया है ना थोड़ा टाइम लेके कर लो यार, कर लिया करो आराम से। 8 और 2 कितना हो गया? 10, 1 कैरी, 4 और 3 7 और 1 कितना हो गया? 8, और 6 और 1 कितना हो गया? 7, यानी कि आंसर आएगा 780। कितना आएगा? ये 12n है, ये हो गया 780, कितना हो गया? अब अच्छा, अब हमें तो केवल n की वैल्यू चाहिए, इधर कर रहा हूं, ये मुझे तो n की वैल्यू चाहिए, ये 780 ऑलरेडी इधर है। बताओ ये 12 इधर मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा? तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? करके देख लो, 780 से डिवाइड करो कितना आता है? 65 बताइएगा। 12 छिक्का 72 होता है, बिल्कुल 72 हो गया, तो कितना बच गया रे? 6 बच गया, 12 पंजे 60, बिल्कुल सही है भैया, 65 आएगा। कितना आएगा? यानी कि बताओ वो कौन सी टर्म है जो 54th टर्म से 132 ज्यादा है? वो 65th टर्म है। कौन सी टर्म है? हम बोलेंगे द टर्म इज 65th टर्म, टर्म इज 65th टर्म।
चेक करो, देखिए यही आंसर आ रहा है क्या, यही आंसर आ रहा है क्या, नोट कर लो भैया, क्या गजब का क्वेश्चन है। नंबर 1 पे ये नोट करो, नंबर 2 पे ये नोट करो, और नंबर 3 पे ये नोट करो, खत्म काम। और जिस दिन तुम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बन जाओगे, उस दिन तुम्हारे द्वार खुलेंगे सीएम पीएम बनने में। बोलो सर हम बन सकते हैं क्या? अब बिल्कुल बन सकते हो भैया। एक एक साधारण परिवार में जन्मे लाल बहादुर शास्त्री देश का पीएम बन सकता है, तुम भी बन सकते हो। एक साधारण परिवार में जन्मे, गुजरात के एक छोटे से परिवार में जन्मे नरेंद्र दामोदर दास मोदी आज हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हो सकते हैं, तो भैया तुम भी हो सकते हो। लोगों का विश्वास जीतो यार, लोगों का विश्वास जीतो, उनके लिए काम करो, उनके लिए खड़े रहो। धीरे धीरे आप लोगों की नजर में आने लगोगे, यार ये तो बढ़िया आदमी है, ये तो बचपन से लोगों की सेवा करता है। एक दिन मौका पाकर भैया या तो किसी पार्टी को ज्वाइन कर लो या इंडिविजुअली खड़े हो जाओ। अच्छा, इंडिविजुअली इलेक्शन लड़ना थोड़ा सा टफ होता है, उसमें पैसा भी खुद का होता है और खुद का फीडबैक लाइमलाइट सब खुद की होती है। तो धीरे धीरे किसी पार्टी को ज्वाइन कर लो। भारत में बहुत सारी पार्टियां हैं, हमारे यहाँ पर इनफाइनाइट पार्टियां हैं भैया, 3-4 आदमी खड़े होकर पार्टी बना देते इधर। जबकि अपने अमेरिका में केवल 2 ही पार्टी है, चाइना में 1 ही पार्टी है। अमेरिका में 2 पार्टी होती है, एक डेमोक्रेटिक एक रिपब्लिकन, लेकिन हमारे इधर कांग्रेस बीजेपी आम आदमी पार्टी फलाना ढिकाना पता नहीं कितनी सारी है। तुमको जो अच्छी लगती है, मेरे नजर में तो कोई सी अच्छी नहीं है, लेकिन तुमको जो अच्छी लगती है जिससे तुम्हारी आइडियोलॉजी मिलती है उसको ज्वाइन कर लो। 5-10 साल भैया उनकी खूब सेवा करो। एक दिन तुमको भाई कोई नरेंद्र मोदी जैसा आएगा और ये तो आदमी लखनऊ का है रे, इसको बना दो, उस दिन तुम बन जाओगे। उस दिन तुम पार्टी हटाओ, मैं तो देश के लिए काम करूंगा, जनता के लिए काम करूंगा। लेकिन अब क्या ही करे, अपने राजनीति में घुसने को कोई तरीका नहीं है ना। राजनीति में घुसने के लिए या तो आपकी बहुत तगड़ी फेम होनी चाहिए, या आपके पास में इतना पैसा होना चाहिए कि 15-20 सीए लग रहे हैं तो भी नहीं गिन पा रहे कितना पैसा है। तो आप राजनीति में आ सकते हो, नहीं क्या ही करे यार। भारत बदलना है तो ये कलम उठा के तो भारत बदला नहीं जाएगा, कोई सुनता ही नहीं है। पहले कलम में बहुत ताकत हुआ करती थी। हमारा देश को आजादी दिलाने में जितना योगदान क्रांतिकारियों का है, उससे कहीं ज्यादा योगदान पत्रकारों का है। क्रांतिकारी क्रांति यहां हो रही है, रिवोल्यूशन यहां हो रहा है, वहां पहुंचाने के लिए तो पहले व्हाट्सएप थोड़ा ना था कि इधर से वीडियो बना के भेज दिया, समाचार पत्रों के माध्यम से तो वहां के लोगों ने उधर क्रांति हो रही, अपने भी करो। सोचो वो बीच में पत्रकार नहीं होता तो होती कि 1857 की क्रांति, द रिवोल्यूशन ऑफ 1857 क्यों डिस्ट्रॉय हो गया? जयपुर में उठा, कोटा वालों को पता ही नहीं क्या हो रहा है। कोटा वाले में उठा, अजमेर वालों को पता ही नहीं क्या हो रहा है। राजस्थान में उठा, पश्चिम बंगाल वालों को पता ही नहीं क्या हो रहा है। और आजकल तो प्रधानमंत्री इधर से निकला ना, पूरे देश में फैल जाती है वीडियो बना के, कोई कहां डाल रहा है कोई कहां। सोचो उस टाइम अगर व्हाट्सएप होता ना, तो 1857 में देश आजाद हो गया होता। क्यों? क्योंकि भैया अगर पश्चिम बंगाल में कोई क्रांति हो रही तो मेरे घर पे भी मैसेज आ जाता, ओहो क्रांति हो रही है, भाई भी इधर झंडा लेके उधर। जीत हमेशा यूनिटी की होती है। 1857 की क्रांति क्यों विफल हो गई? यूनिटी नहीं बन पाई। यूनिटी नहीं बन पाई तो अंग्रेजों ने चुन चुन के मारा, टिचक 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 मर गए सब घरों में अपने। 1857 की क्रांति फेल। अब देख लो भैया 1857 से लेकर 1957, मतलब 10 साल कम कर दो रे, मतलब 90 साल और लग गए देश को आजाद होने में। नहीं तो सोचो 90 साल में तो हम कहां से कहां पहुंच जाते। आज हमारे देश को आजाद हुए 190 साल हो जाते, लेकिन भैया केवल यूनिटी ना बन पाने के कारण। आगे बढ़ते हैं, चलो ये बातें तो होती रहेगी अपनी। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा जा रहा है, टू एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। भाई सब 2 एपी है और दोनों एपीओ में सेम कॉमन डिफरेंस है। दोनों में क्या है? सेम कॉमन डिफरेंस। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ 1000 टर्म्स? अगर उसके 100वें पद का अंतर डिफरेंस 100 है, तो उसके 1000वें पद का अंतर कितना होगा? अब आप बोलोगे सर 1000 तो निकालना है क्या? नहीं निकालना, हम छोटे मोटे चीजों से भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम मानेंगे लेट द टू एपीज आर, एक को तो हमने मान लिया कैपिटल एपी और दूसरे को हमने मान लिया स्मॉल एपी। भाई 2 है ना, तो अब डिफरेंस कैसे करोगे? एपी तो एपी होती है, तो एक को मान लिया कैपिटल एपी, दूसरे को मान लिया स्मॉल एपी। नाउ द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, नाउ द फर्स्ट टर्म
ओ फर्स्ट एपी उसको हमने मान लिया कैपिटल ए। क्या मान लिया भाई? बड़ी वाली एपी का फर्स्ट टर्म बड़ा ही मान लिया, तो छोटी वाली क्या मान लिया? छोटा है। नाउ एंड द फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड एपी स्मॉल एपी उसका मान लेते हैं ए। क्या मान लेते हैं भाई? दो एपी है हमारे पास। अब क्वेश्चन में ये भी नहीं दे रखा कौन सा एपी है, तो हमने अपनी तरफ से कुछ भी मान लिया कि एक बड़ी एपी एक छोटी एपी। बड़ी एपी का फर्स्ट टर्म बड़ा है, छोटी एपी का फर्स्ट टर्म छोटा है। नाउ द कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस वो दोनों के लिए डी रहेगा। क्यों रहेगा? अब बोलोगे सर बड़ा डी छोटा डी क्यों नहीं? क्वेश्चन में दे रखा है कॉमन डिफरेंस है मैं दोनों के लिए। दोनों के लिए क्या है? साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस छोटा डी और बड़ा डी नहीं मानेंगे, दोनों के लिए तो सेम ही है, तो एक ही चीज मान लो दोनों के लिए। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की भाषा के अनुसार क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनकी 100 टर्म का डिफरेंस निकालो साहब। क्या निकालो? तो बड़ी वाली एपी की 100 टर्म होगी A100। क्या होगी? अरे बड़ी वाली एपी के लिए 100 क्या होगा? 100 टर्म A100, कैपिटल A100। और छोटी वाली के लिए क्या हो जाएगा? छोटी वाली के लिए हो जाएगा छोटा। बड़ी वाली के लिए बड़ा है, छोटी वाली के लिए छोटा है। दोनों 100 टर्म है, तो नीचे दोनों के 100 आएगा। बोला दोनों को डिफरेंट यानी कि दोनों को माइनस करने पर आंसर भी कितना आ रहा है? चलो भैया इसको सॉल्व कर देंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हमको लगेगा भैया कौन सा फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला। a प्लस में n-1, तो n की वैल्यू कितनी है? अरे n की वैल्यू कितनी है? 100-1। अच्छा डायरेक्ट ही कर लो ना, हमको पता होता है ना कि यहाँ जो रैंक होती है उससे एक कम डी होता है, तो हम लिखेंगे a प्लस में 99d और यहां लिखेंगे a प्लस में 99d और यहां हो गया 100। क्या हो गया भाई? यहां जो भी होता है उससे एक कम डी होता है ना। 100-1 भी करोगे तो 90 नहीं आएगा। चलो इसको सोल्व करते हैं। तो ये हो गया a प्लस में 99d। अच्छा ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का है, और ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 99d। जब ब्रैकेट के बाहर बेटा माइनस होता है तो अंदर साइन क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। तो दोनों प्लस के थे, दोनों माइनस हो गए। दोनों क्या हो गए? अब भैया प्लस के 99d से और माइनस का 99d ये तो कैंसिल हो गए। जब दो चीजें सेम होती है मैथमेटिक्स में लेकिन डिफरेंट साइन के साथ होते तो कैंसिल आउट हो जाती है। बचा क्या? बचा तो सर ये बचा केवल। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। क्या बोल देंगे? बताओ इसकी फर्स्ट टर्म का डिफरेंस भी कितना आया? अरे ये फर्स्ट टर्म ही तो है, ए और ए फर्स्ट टर्म होती है ना। इन दोनों एपीएस की फर्स्ट टर्म का डिफरेंस कितना आया? 100। और क्वेश्चन ने इसकी 100 टर्म का डिफरेंस भी कितना दे रखा है? 100। हमसे पूछा 1000 टर्म का डिफरेंस निकालो भैया। हम निकाल देंगे, ये लो भैया। बताओ इसकी 1000 टर्म क्या होगी? A1000। और उस वाले की क्या होगी? उस वाले की होगी भैया A1000। इसके लिए कैपिटल A1000, उसके लिए स्मॉल A1000। अब हमको पता है कि भैया यहां जो भी होता है उससे एक कम क्या होता बेटा? तो सिद्धि इसके नीचे में क्या लिखूं? यहां क्या लिखूं? पहले ए भी बोला कर, इस ए को मत छोड़ा कर, ये डीएनए है। ए प्लस में 999d और 999d को हम बोलते हैं 999। क्या बोलेंगे? 1000 से एक कम क्या होता है? 999। अच्छा माइनस की जगह माइनस आएगा फिर ब्रैकेट आएगा। माइनस के बाद में हमेशा ब्रैकेट लगाना भैया। क्या लगाना? ब्रैकेट। इसको क्या लिखेंगे? a प्लस में 999d। अच्छा सोल्व करो, देखो भैया ये हो गया a प्लस में 999d। माइनस लगा हुआ अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगी तो ये भी माइनस का हो जाएगा भैया। इसमें क्या है? अच्छा ये दोनों चीजें सेम है क्या? ये दोनों चीजें तो सेम है, तो आंसर में केवल बचा a माइनस ए। क्या बचा? बताओ a माइनस ए की वैल्यू आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो क्या? अरे ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं ना। तो बताओ a माइनस ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 100। क्या है? इसका मतलब हमसे ये पूछा गया था कि 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा? उतना ही होगा जिसका 100 टर्म का है। कितना? 100। क्या? 100। इट इज आंसर। लिख लो भैया। बताओ कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो एक बार फिर से समझ लो। हमको दो एपी दे रखी है और दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस है मैं भैया। तो एक एपी को मैंने कैपिटल एपी मान लिया, दूसरी एपी को हमने स्मॉल एपी मान लिया। बड़ी वाली कैपिटल एपी का फर्स्ट टर्म बड़ा कैपिटल ए हो जाएगा और छोटी वाली एपी का स्मॉल ए हो जाएगा। क्वेश्चन ने हमसे कहा कि इनकी 100 टर्म को माइनस करो, तो हमने इन दोनों के 100 टर्म को माइनस किया। अब माइनस करने पर जो आंसर आएगा वो भी क्वेश्चन ने दे रखा है।
क्वेश्चन ने बोला दोनों को डिफरेंस करने पर 100 आना चाहिए साहब, हमने इसको सॉल्व कर दिया। ए 100 को a प्लस 99 डी, ए 100 को a प्लस 99 डी, 99 कैंसिल हो गया, a माइनस ए भी 100 आ गया। अच्छा ये हमारा आंसर नहीं है, तो हमने क्या किया भैया, ए 1000 वाले नंबर को डिफरेंस, ये बोला इसका डिफरेंस निकाल के दिखाओ। अब तो हमने इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो हमारे पास a माइनस ए आया, इट इज वेरिएबल नॉट, लेकिन जो वेरिएबल आया है उसकी कांस्टेंट वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुकी है, तो ये दोनों चीजें सेम कर गई, मैच कर गई, तो a माइनस ए की वैल्यू 100 हो गई। कितनी हो गई? दैट विल बी आंसर। नोट कर लो भैया, पहले तो ये नोट करना है, फिर ये नोट करो। मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर मेरे बताए गए क्वेश्चंस को रिपीट नहीं करोगे, वेस्ट है सब। क्या है? क्वेश्चंस किसी टीचर के बताने से ही आ जाते, तब तो भैया मेरा जैसा साथी तो कोचिंगों में पढ़ा रहता और घर आके मजे करता। टीचर जो होता है वो केवल गाइडेंस, भगवान श्री कृष्ण ने केवल अर्जुन को गाइड किया था, धनुष बाण तो उसने ही चलाए थे बार बार। हमारा काम केवल तुमको राइट मैसेज देना है, उसके बाद में आप प्रैक्टिस करो तो ही आगे सक्सेस पाओगे, नहीं तो भैया सक्सेस नहीं मिलेगी। सक्सेस जो है वो तुम्हारी क्लास 10 में अच्छी परसेंटेज है। मेरा कहना इतना सा है कि बस एक बार घर जाके और देख लिया करो, महान आलसी हो तो देख लिया करो, और थोड़े बहुत कर्मठ हो तो एक बार लिख लिया करो, और तगड़े वाले आलसी हो तो एक बार यूं करके आज क्या पढ़ा यार वापस यूं तो किया करो कम से कम, ताकि हैबिट तो बने एक बार। आ गई बात समझ में नहीं आ रहा है कि यार क्या बीमारी चल रही है, तो रुक के उसके बारे में सोचो, अपने टीचर से प्राइवेट जाके, प्राइवेट यानी कि वहां जाके कंसल्ट करो कि सर वहां क्लास में नहीं है, एक बार मेरे को यहाँ और बता दो आप थोड़ा। मैथमेटिक्स है, सब कुछ लॉजिक लॉजिक चलता है, इसमें कोई मैजिक नहीं है, सबका एक विशेष कारण होता है, कारण होता है तो चीजें समझ में आती है। जिंदगी में वो चीज समझ में नहीं आती जिसका कोई कारण नहीं है, जैसे किसी वाइफ का रूठ जाना, उसके कोई कारण नहीं है, कुछ भी चक्कर से रूठ सकती है वो, तो फिर वो उसमें तो क्या ही माता कर, उसको क्या ही समझेंगे फिर। आ गई बात समझ में? लड़कियों का रूठ जाना, कई बार लड़कियों को खुद को पता नहीं होता है भाई क्यों रूठ रही, नहीं है ना? बोले पापा ने इसको हरी टॉफी दे दी, मेरे को नीली टॉफी दे दी, कंपनी एक ही, इसको नीली क्यों दी? रूठ गई। अरे भाई टेस्ट तो एक ही आ रहा है। चलो कोई नहीं, हम ज्यादा कमेंट नहीं करेंगे, नहीं पूरी नारी शक्ति हम पे हावी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? एक बार बताओ रे मेरे को, ये तो ये पूछ रहा है कितने नंबर थे जो 7 से डिविजिबल हो जाएंगे, और वो नंबर्स भी कौन से होने चाहिए? 3 डिजिट वाले होने चाहिए। मेरे को तो इससे पहले तो एक बात बता दो कि कोई नंबर 7 से डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब 7 की टेबल में आना चाहिए। अरे 7 से आप किसी भी नंबर को डिवाइड कैसे कर लोगे भैया बिना 7 के टेबल के? आज मैं अगर मान लो 14 को 7 से डिवाइड करने का क्वेश्चन करता हूं, तो क्या मेरे को 7 की टेबल नहीं बोलनी पड़ेगी? अरे बोलनी पड़ेगी ना। बिना 7 की टेबल बोले आप 7 से डिवाइड कैसे कर दोगे? और जब तक 7 से डिवाइड नहीं करोगे ऐसे कैसे बोल दोगे कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं है? तो डिवाइड करने के लिए टेबल बोलनी पड़ेगी। और मैंने तुमको स्टार्टिंग में ही बताया था फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास में, किसी भी नंबर की टेबल एपी होती है। क्या होती है? टेबल बनती कैसे है? ऐसे ही तो बनती है, 7, फिर 7 में 7 ऐड कर दो क्या आएगा 14, फिर 14 में 7 ऐड कर दो कितना आएगा 21। ऐसे ही तो बनती है टेबल। तो हर बार क्या नंबर ऐड कर रहे हो? फिक्स नंबर ऐड कर रहे हो ना, और फिक्स नंबर ऐड होता है तो क्या बनती है? एपी। क्या बनती है? तो भैया एक चीज तो समझ गए कि सर बात तो एपी की चल रही है। बात तो किसकी चल रही है? अब हमको तो ये बताना है कि दुनिया के ऐसे कितने नंबर है, गिन के बताना है कि कितने नंबर है जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन वो नंबर कौन से होने चाहिए? 3 डिजिट वाले नंबर होने चाहिए। कितने नंबर वाले? अच्छा, उसके लिए भैया काउंटिंग है ना, हमें 1 से नहीं बोलनी। काउंटिंग हमें किससे नहीं बोलनी? क्योंकि 1 से लेकर 99 तक तो कोई 3 डिजिट का नंबर आया ही नहीं, तो फिर काउंटिंग हमसे बोलनी है 100 से। कहां से बोलनी है? क्योंकि दुनिया का सबसे छोटा 3 डिजिट वाला जो नंबर होता है वो 100 ही होता है। क्या होता है? दुनिया में पहली बार जो 3 डिजिट का नंबर दिखता है ना हमारी नजरों को, वो ये 100 भाई साहब दिखते हैं। इससे पहले 99 2 डिजिट का नंबर होता है। सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर 10 होता है। क्या होता है? चलो भैया 10 से हमने कहानी स्टार्ट की, 100 से 100,
फिर 101, फिर 102, फिर 103, फिर 104, फिर 105, फिर 106 एंड सो ऑन, चलते 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 हम कहां आके रुक जाएंगे? 999। दुनिया का सबसे बड़ा नंबर बट 3 डिजिट का कौन होता है? 999। कौन होता है? जैसे ही आप इससे एक ज्यादा बढ़ जाओगे ये बन जाएगा 10,000। क्या बन जाएगा? सॉरी 10,000 थोड़ी ना, 1,000। क्या बन जाएगा? 1,000। और 1,000 में अगर गिनेंगे तो 1 2 3 4 कितनी डिजिट आ गई? तो ये तो 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर हो गया। हमको तो 4 डिजिट पे जाना ही नहीं है। अब प्रश्न हमसे ये पूछ रहा है कि आप 100 से लेकर 99 तक पहुंच गए, सॉरी 100 से लेकर 999 तक पहुंच गए, इनमें ये कितने नंबर है उससे मतलब नहीं है हमको, तो वो नंबर बता दो जो केवल 7 से डिविजिबल हो जाए। क्या हो जाए? तो भैया 7 से तो वही नंबर डिविजिबल होगा जो 7 की टेबल में आएगा। तो बताओ 7 की टेबल में 100 तो कभी नहीं आता। 7 की टेबल चालू करके 7 की टेबल लास्ट में कहां रुक जाती है? 70 पर रुक जाती है। 7 10 70। लेकिन टेबल यही नहीं रुकती, टेबल तो चलती रहती है। तो 7 11 जाएगा, फिर 7 12 जाएगा, फिर 7 13 जाएगा एंड सो ऑन ऐसे। तो 7 की टेबल में कभी ये नहीं आएगा, 7 की टेबल में ये भी नहीं आएगा। 7 की टेबल में करके देखो भैया 7 की टेबल में कौन सा आएगा? शायद 104 से चालू होगा। ये करके देखना पड़ेगा, एक्टिविटी करके देखनी पड़ेगी। बताओ 7 1 जा कितना हो गया? 3 हो गया, ये 4 हो गया। 7 की टेबल में आता है क्या? नहीं आता। तो फिर ये 105 करके देखो। 7 की टेबल में 7 1 जा 7 हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 5 7 5 जा 35। यही होता है ना? 15 टाइम जा रहा है ना? इसका मतलब साहब पहला नंबर मिल गया। एक नंबर ढूंढ लो, बस हो गया तुम्हारा काम। तुमने बोला सर जो 3 डिजिट नंबर 100 से, ये 100 हमारे कोई काम का नहीं है क्योंकि 7 से डिविजिबल। ये 101 भी कोई काम का नहीं है। ये 10T भी हमारे लिए कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं है। हमारी सीरीज यहां से चालू होगी, मतलब एपी की फर्स्ट टर्म 105 होगा। क्यों होगा? अब आप बोलोगे सर 3 डिजिट का नंबर तो 100 चालू रहा है, हमको उससे मतलब नहीं है। हमको उससे मतलब है जो 7 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये हमें कैसे पता चलेगा? या तो 7 की टेबल है आगे तक, ये फिर आप डिवाइड कर करके देख लो। तो जब इसको डिवाइड किया नहीं हुआ तो आगे बढ़ते 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 जब हम 105 तक पहुंचे तो वो पहला नंबर मिल गया जो 7 से क्या हो जाएगा? डिवाइड। यानी कि हमारी एपी कहां से चालू हुई? 105। अब आगे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 105 अगर 7 की टेबल में आ रहा है तो अगला नंबर इसमें प्लस होने के बाद में आएगा। और कितना? +7 होने के बाद में आएगा। तो इसमें +7 कर लो भैया। 7 और 5 कितना हो गया? 12। यानी कि आगे वाला नंबर कितना जाएगा? 100। फिर उसमें आगे 7 ऐड कर लो भाई, टेबल ही तो नहीं है हमको। इसमें 7 ऐड करेगा तो कितना जाएगा? 119। कितना जाएगा? अब ऐसे चलते 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 अब हमें पीछे से चेक करना है। चेक तो करना पड़ेगा। तो पीछे से चेक करोगे तो भैया ये देखो 994 में डिवाइड होगा। सही तक करके देखो एक बार। 7 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 7 1 जा 7, रिमाइंडर में कितना बचा? 2। यहां से उतारेंगे 9, 7 4 जा 28, रिमाइंडर में बचेगा 1। यहां से 4 7 2 जा 14। हो रहा है ना पूरा पूरा डिवाइड? यानी कि 99 नहीं होगा, 98 नहीं होगा, 97 नहीं होगा, 96 नहीं होगा, 95 नहीं होगा। पीछे से कौन डिवाइड होगा? 94। यानी कि पीछे वाला जो नंबर है वो 994 होगा। यानी कि हमारी एपी ये है। इस क्वेश्चन में हमें एपी नहीं दे रखी थी, हमसे तो डायरेक्ट ही पूछ लिया कितने 3 डिजिट के नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता तो बहुत कम है ये, लेकिन अपने आप में यूनिक है। मतलब अपनी तरफ से एक्टिविटी करो और भैया एपी खुद ही निकालो। तो देखो मैंने एक्टिविटी की, मेरे को एक चीज पता थी कि भैया 3 डिजिट के नंबर 100 से चालू होते हैं और 999 पे एंड हो जाते हैं। तो मुझे भैया पहला नंबर तो वो ढूंढना है जो 7 से डिविजिबल हो। तो मैंने इधर से देखा तो ये मिल गया। आगे वाले नंबर में 7 7 ऐड करके देख लूंगा। अच्छा पीछे से भी मेरे को देखना पड़ेगा क्योंकि फाइनाइट एपी है ये तो। अरे 3 डिजिट के नंबर लिमिटेड ही तो है, अनलिमिटेड थोड़ी ना है। 100 से चालू होकर 99 पे रुक गए तो लिमिटेड है। तो पीछे से भी देखना पड़ेगा। तो पीछे से भी ऐसे चेक कर करके देखना पड़ेगा। तो पीछे से चेक किया तो भैया 994 मिल गया। क्या मिल गया? अब मुझे भैया ये गिन के बताने साहब कितने हैं, और गिनने का मतलब होता है नंबर्स। क्या होते हैं? मतलब एन की वैल्यू बतानी है। ठीक है भैया, फाइंड हमको क्या करना है? नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स, और नंबर ऑफ टर्म्स को हम क्या कहते हैं? एन। यानी कि मुझे एन निकालना है बेटा। सिद्धि क्या निकालना है? अब मेरे को सिद्धि बताएगी। सिद्धि इसमें ए क्या है? फर्स्ट टर्म क्या है? एपी कहां से चालू हो रही है?
अच्छा 100 को तो काट रखा है, ये नहीं दिख रही क्या तेरे को, इतने डब्बे में नहीं दिख रही तेरे को। एपी 105 से चालू हो रही है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 105, यानी कि इसकी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 105। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? अच्छा इसके लिए डी कितना हो जाएगा, अरे 7 से डिविजिबल है तो भैया डी 7 हो जाएगा। अरे इन दोनों को माइनस करके देखो 7 ही है, उसको बनाया किससे +7 करके, तो माइनस कर जाएगा तो -7 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 7, इसका क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, क्या हो जाएगा, क्या है क्या हुआ, ये ना आपने बोला था ना ये कम होता है, होता है ना, जैसे 104 हो गया। तो पागल लड़की, वो डी तो मैं उसमें बता रहा था जब कोई रैंक होती है तब देखते कम, इसमें कौन सी रैंक की बात कर रहा हूँ अभी मैं। वो एक डी कम होता है, हर जगह मत घुसेड़े एक दूसरे की चीजों को, प्लग का तो वो पंखे का तार इधर जोड़ दिया, टीवी का उधर जोड़ दिया, ऐसे मत जोड़ा कर, तो जहां प्लग है वहीं लगेंगे। वो डी कम होता है, वो तो इस केस में होता है, इस केस में तो डी बेटा इन दोनों को माइनस करने से आता है। अरे यहाँ तो फॉर्मूले के अंदर आप डी की वैल्यू पुट कर रहे हो कि डी क्या आएगा, एक ज्यादा आएगा एक कम आएगा, यहाँ तो आप डी को कैलकुलेट कर रहे हो। दोनों को मिक्स मत करो भैया, ऐसे कंफ्यूजन वाली स्थिति को क्रिएट मत किया करो। अब सुनो, यहाँ पर डी इन दोनों का डिफरेंस होता है, कंसिस्टेंट टर्म का डिफरेंस एक एपी में से डी कैलकुलेट करके निकल सकता है। ए यहाँ है ही, एन की वैल्यू हमें निकालनी है। अच्छा ए एन क्या है यहाँ पे सिद्धि, ए एन क्या होता है, लास्ट टर्म ऑफ एपी, क्या होता है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म यहाँ क्या है, वेरी गुड 994। अब भैया हम जानते हैं, वी नो दैट, एन के बारे में बताते बताते भैया मैं क्वेश्चन नंबर 13 पर पहुंच चुका हूं। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस में एन माइनस 1 डी, यही होता है क्या, मैंने तुमको बताया इस फॉर्मूले के बिना तो आप 5.2 का कोई क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। अब सारी वैल्यूज टीप के लिखनी है, और टीपना भी नहीं आता है तो फिर क्या ही आता है यार, इसलिए तुम बोलता हूँ मोबाइल वोबाइल कम देखा करो, टीप कर भी नहीं लिख सकते बताओ, मतलब तुमको कुछ नहीं यार, पड़ोसी से टीप भी नहीं पा रहे, ऐसा क्या लिखा हुआ उसमें। ए एन की वैल्यू टीप लो रे भैया, यहाँ से कितना आएगा, ए की वैल्यू टीप लो रे, यहाँ से क्या है, एन की वैल्यू आप टीप नहीं सकते, है ही नहीं, मैंने लिखी नहीं कहीं पर, टीपो कहां से। डी की वैल्यू आप टीप सकते, कितना है, सबसे पहले ये 105 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, ये हो गया 105 माइनस का, इधर आ गया हमारे पास में n -17। बताओ रे, माइनस कर लो रे भैया, 994 में से 105 माइनस कर लो। देखो कल मैंने बेस्ट फ्रेंड मेथड बताया था आपको माइनस करने के लिए, 5 का बेस्ट फ्रेंड 5 होता है, तो 5 और 4 9 हो गया। अब 9 में से 1 घटाओगे 8 आएगा, 9 में से 1 घटाओगे 8 आएगा, मतलब आंसर आ गया 889। कितना आ गया, दोबारा से देख लो, वैसे भी इसको इससे माइनस करोगे तो 14 - 5 कितना होता है 9, ये 8 हो गया, 9 - 8 8 9 आएगा, कितना आएगा 889। अब सुनो, ये एक बार तो ऐसे लिख लो n -1 7, ये 7 इधर क्या है मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, तो ये हो गया 889 डिवाइडेड बाई 7, और इधर हो गया n -1। नहीं आता है तो भैया 889 को डिवाइड कर लो, 889 को हम डिवाइड करेंगे भैया 7 से, बताओ 7 1 जा, रिमाइंडर में आ गया, ये लिखेंगे 8, 7 2 जा, रिमाइंडर में आ गया 4, 7 7 जा 49, यानी कि भैया आंसर में आया। भैया कहाँ लिखूं आंसर, इधर लिख लेता हूं इस गैप में, मतलब इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आंसर आया 149, सॉरी 127, कितना आया 127। ये किसकी वैल्यू है n -1 की, हमें n से मतलब है, तो बताओ माइनस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा, तो ये भैया हमारे पास में n की वैल्यू आ गई 127, ये -1 इधर आके +1 हो गया, तो n की वैल्यू होगी 128, कितनी हो गई, यानी कि बताओ ऐसे कितने 3 डिजिट के नंबर है जो 7 से डिविजिबल हो जाएंगे, ऐसे 128 नंबर है, कितने नंबर है 128, यानी कि 120 नंबर ऐसे 3 डिजिट नंबर है जो भैया आराम से 7 से आप उसको क्या कर सकते हो, डिविजिबल कर सकते हो। 128 नहीं है 7 से डिविजिबल, ऐसे नंबर्स हैं, इतनी गिनती है नंबर्स की, नोट कर लो भैया, यहां से नोट करना है भाई तुमको, ये ऊपर वाला नोट नहीं करना, ये तो एक्टिविटी है, तुमको यहां से नोट करना है, गिवन, यहां लिखना है गिवन, ये नोट करो पहले, तो 1 नंबर पे ये नोट करो, ये 2 नंबर पे नोट करो, ये बॉक्स में रखा है 3 नंबर पे नोट करो। हो गया नोट। अब ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, आराम आराम से चलेंगे, अभी तो हमारा फर्स्ट वीक ऑफ द स्टडी चल रहा है, जब समय आएगा गियर चेंज करने का हम गियर चेंज भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है।
शुरुआत में मैं एक दो चैप्टर इजी करवा दूंगा ताकि तुमको एक बार लगे कि हाँ कॉन्फिडेंस आ जाए कि हम भी कर सकते हैं। उसके बाद बीच में एक दो हार्ड चैप्टर ले लेंगे, फिर एग्जाम से पहले पहले और एक दो इजी चैप्टर ले लेंगे। लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। मेहनत का, हार्ड वर्क का कोई अल्टरनेट नहीं है। हार्ड वर्क एक अलग ही चीज है, स्मार्ट वर्क एक अलग ही चीज है। स्मार्ट वर्क हमेशा हार्ड वर्क को सपोर्ट करता है। क्या करता है? सपोर्ट। ऐसा नहीं है कि केवल स्मार्ट वर्क करने से आपका काम चल जाएगा, हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। और हार्ड वर्क हमेशा टाइम मांगता है। क्या मांगता है? हाँ, किसी हार्ड वर्क में आप टाइम थोड़ा सा रिड्यूस कर रहे हो अपनी स्मार्टनेस के कारण, तो उसमें आपका टाइम बचेगा, वो आपका स्मार्ट वर्क होगा। लेकिन कोई अल्टरनेट नहीं है हार्ड वर्क का। मैं अगेन एंड अगेन कह रहा हूं, केवल कोचिंग पढ़ने से या स्कूल में पढ़ लेने से अगर काम हो जाता तब तो भैया बल्ले बल्ले थी। सेल्फ स्टडी का कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। फिर सर हम कोचिंग क्यों आए? कोचिंग आपके एफर्ट्स को थोड़ा सा पुश करता है। क्या करता है? और बच्चे जो कोचिंग या एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाते, वो जहां कोचिंग आ जाते हैं तो कोचिंग उनको थोड़ा सा धक्का मारने का काम कर देते हैं। जैसे कई बार हम लास्ट सीढ़ी में अटक जाते हैं, कोई पीछे से कोनी अड़ा देता है तो हम निकल जाते हैं ना ऊपर। कोचिंग केवल इतना सा काम है। स्कूल स्कूल आपका इनिशियल स्टेप है। अगर भैया स्कूल नहीं होगी तो कोचिंग का कोई मतलब नहीं। कोचिंग आपकी लास्ट सड्डी का थोड़ा सा पुशअप है, तो स्कूल आपकी इनिशियल स्टेज है। वहां दोनों को बैलेंस करके चलो। और सेल्फ स्टडी आपकी बीच वाली रीढ़ की हड्डी है। भैया ऐसी सीढ़ी देखी क्या तुमने कभी कि लास्ट वाली भी है, बीच शुरू वाली बीच में नहीं है सर कुछ भी? तो शुरू वाली पे चढ़ भी जाओगे तो लास्ट वाले पहुंचोगे कैसे है? वो बीच वाली सीढ़ी तुम्हारी सेल्फ स्टडी है, उसके बिना कुछ काम नहीं होता। मैं तुमको लालच दे दूं कि भैया मेरे पास आ जाओ रे, मैं तुम्हारा बेड़ा पार कर दूंगा। मैं पहले से बोल दिया करता था, लेकिन अब मैंने सुधार कर लिया खुद में। मेरे बोल देने से कुछ नहीं होता। मैंने भैया गारंटी ले ली कि भाई साहब तन्नू दीदी 100/100 नंबर है। मैं बोलता हूँ, करता हूँ उसके लिए पूरी मेहनत। मैं अपनी तरफ से अपना पूरा एफर्ट डालता हूँ। लेकिन भैया अपनी तन्नू दीदी भैया एकदम नींद की गोली सो रही है मजे से, नहीं मेरे एफर्ट्स भी काम नहीं आएंगे, एफर्टलेस हो जाएंगे सारी चीजें। खुद से प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है? अभी हैबिट बनाओ 5-10 मिनट में। फिर मैं तुम्हें बीच बीच में टेक्निक्स भी बताऊंगा। हमारी एवरी सैटरडे हम ने लास्ट टाइम हमने कुछ किया था, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। एवरी सैटरडे हम एक्टिविटी क्लास रखेंगे। उसमें मैं तुम्हारी मेमोरी बूस्ट और टेक्निक बूस्ट, कैलकुलेशन थोड़ा सा शार्प और बच्चों से वो तुमको सिखाऊंगा, ताकि इन चीजों को तुम आसानी से सॉल्व कर पाओ। अच्छा, इसके बाद में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 इसी का जुड़ो भाई है क्वेश्चन नंबर 13 का ही। उसमें हमसे पूछा जाएगा हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 to 250। दो कहा क्या कहा गया? 10 से लेकर 250 तक गिनती। भैया 10 से चालू करना, कहां से चालू करना? और 250 तक गिनती लिख लेना भैया। अच्छा, लिखना नहीं है, बीच बीच में डेड डेस लगा देना। 10 11 12 ऐसे डेड डेस लगा देना। इनमें से कितने नंबर है जो 4 से डिविजिबल है? क्या है? तो भैया 4 से डिविजिबल, 4 का मल्टीप्लाई ये तो है नहीं। 4 की टेबल में आता ही कि 4 की टेबल में तो ये भी नहीं आता। तो 4 की टेबल में सबसे पहले आता कौन है? तो भैया हमारी कहानी जो है एपी है वो 12 से स्टार्ट हो जाएगी। कहां से स्टार्ट हो जाएगी? एंड 4 ऐड कर देना, 12 और 16। अच्छा, पीछे कहां से रुकेगी? तो देख लेना भैया, ये 254 की टेबल में आता है क्या? नहीं आता। 4 की टेबल में शायद 248 आता है। आता है क्या? आता है बिल्कुल। अरे 4 की टेबल में 258 48 आता है। 248 4 की टेबल में आता है ना, 4 6 24 और 4 4 2 आता है ना 62 टाइम। यानी कहानी हमारी 12 से चालू होगी और कहां आके एंड हो जाएगी? 248 पर। अब हमें सेम क्वेश्चन बन गया ये वाला। सेम क्वेश्चन बन गया। इसमें ए कितना है? 12। इसमें डी कितना है? 4। इसमें लास्ट टर्म कितनी है? 248। सारा मसाला यही है। बस हमको इस 19994 की जगह तो लिखना है 248, इसकी जगह लिखना है 12, एन की जगह कुछ नहीं लिखना और डी की जगह लिखना 4। क्या लिखना है? फिर सॉल्व कर देना। आपका क्या जाएगा बेटा? आंसर क्या जाएगा? सीधी दीदी मैं हिंट दे रहा हूं, देख तेरे को इसी को ही कॉपी मारना है, जीरोक्स मारनी है। बस ए की जगह क्या लिख देना बेटा? इस क्वेश्चन में जहां ए है वहां क्या रख देगी? इस क्वेश्चन में जहां डी है वहां क्या रख देगी? इस क्वेश्चन में जहां ए एन है वहां क्या रख देगी? 250। और इस क्वेश्चन में एन की वैल्यू निकालनी है, जिसका प्रोसीजर ये है। अंडरस्टैंड? कल इस क्वेश्चन को करके लाना। नहीं होता है तो मैं कर दूंगा, ऐसी बात नहीं है कि मैं करूंगा नहीं। लेकिन फिर यार ये भी नहीं करोगे तो फिर क्या ही करोगे?
अब तक मैं तुमको 5.1 और 5.2 के भी 12 कितने क्वेश्चन 13 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। मैं हिंट भी दे दी तुमको कि हिंट भी ले जाओ, उसके बावजूद भी नहीं करके ला रहे, तो यार थोड़ी सोचना पड़ेगा। फिर आगे बात समझ में, नोट कर लो, जा सकते हो।